नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत ही मौजू है। वो इसलिए कि आजकल का जो मौसम है वो बहुत ही गर्मी वाला मौसम है और इन दिनों देश के उत्तरी राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगह लू की स्थिति बन गई है, हीट वेव की स्थिति बन चुकी है। तो ऐसे में आपदा का सामना में हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि इन बातों को आप तक हम पहुंचाएं ताकि आप सचेत रहें, आप इन स्थितियों से, परिस्थितियों से निपटने के लिए आप खुद को सक्षम बना सकें। तो आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है हीट वेव को लेकर। और इस पर चर्चा करने के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ हमारे दाईं तरफ डॉक्टर अभिनव वालिया जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है एनडीएमए से। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर वालिया। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान डॉक्टर मुक्ता गिरधर जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डीडीएमए से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान डॉक्टर सिद्धार्थ मंडल जी हैं, जो कि सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं सीसीडी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत लेडीज फर्स्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं। मैम, डॉक्टर मुक्ता, मैं आप से करना चाहूंगा। बिल्कुल। और जैसा कि हमने कहा कि इन दिनों पूरे देश में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, उड़ीसा में, इन तमाम जगहों पे एक हीट वेव की स्थिति हो गई है। टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं कि हीट वेव, लू, इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करें? जो हीट वेव है वो हम आईएमडी के जो मानक हैं उसको हम फॉलो करते हैं। इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर हम कहें तो दो तरह के उसमें टेम्परेचर्स होते हैं। एक तो वो टेम्परेचर जो हिल्स पे होते हैं और दूसरा प्लेन्स पे। तो हिल्स के लिए आईएमडी ने डिफाइन किया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लेन के लिए किया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस एक नॉर्मल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और सडनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वो इम्प्रूव हो जाता है तो हम उसको वहाँ हीट वेव बोल देंगे। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेन में है तो वहाँ पर वो हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगा। एंड द सेम वे अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ 35 से ज़्यादा है तो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो हम आईएमडी के मानकों को फॉलो करते हैं। ठीक है। डॉक्टर अभिनव, जब हम हीट वेव की बात करते हैं, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो सरकार की तरफ से, एनडीएमए की तरफ से वो कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो कि उठाए जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि अब सीजन आने वाला है, गर्मी का मौसम आने वाला है। वो कौन कौन से नॉर्म्स हैं, वो कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जिनको कि एनडीएमए फॉलो करता है और फॉलो करते हुए जो आम लोग हैं उन तक वो उन बातों को पहुंचाने की कोशिश करता है? एनडीएमए ने अपना 2016 में पहला गाइडलाइन निकाला था जो हीट वेव को डील करने के लिए, एंड देन जिसको रिवाइज किया गया 2019 में। इसके साथ साथ एनडीएमए ने वर्कशॉप्स करे हैं। 2017 से स्टार्ट हुए वर्कशॉप नेशनल लेवल के, और लास्ट ईयर इसी साल इनफैक्ट 2025 में इंटरनेशनल लेवल वर्कशॉप किया गया, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ने इसमें भाग लिया। और अच्छी बात ये थी कि बहुत सारी लर्निंग्स निकल के आई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, जिनको बेस्ट प्रैक्टिसेस और के रूप में हमने डॉक्यूमेंट किया और स्टेट्स के साथ शेयर किया, जिससे इंडिया के हर कोने में हीट वेव से एक अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट कर पाएँ। तो वो लर्निंग्स हमने शेयर करी है। इसके साथ साथ अवेयरनेस जनरेशन पे और आईएसी मटेरियल के थ्रू एनडीएमए काम कर रहा है, हर स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, बिकॉज आईएसी मटेरियल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे विजुअल ऑडियो माध्यम के थ्रू हीट वेव को मैनेज करने के लिए देश के हर कोने पे हर नागरिक तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है एनडीएमए की तरफ से। ठीक है। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है एनडीएमए की तरफ से कि जो आम लोग हैं, जो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, उन तक कैसे वो सही जानकारी पहुंच सके। और हम जानते हैं कि डॉक्टर मंडल की इस तरह की चीज़ों का, जो डिज़ास्टर की वाली स्थिति होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, बारिश की स्थिति हो, हीट की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल जो हमारा कम्युनिटी होता है वो आम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो होते हैं। हीट वेव की स्थिति में 40 डिग्री से टेम्परेचर, हमने देखा कि दिल्ली में पिछले साल 45-46 को भी टच कर जाता है, राजस्थान में तो 50 के आसपास चला जाता है। तो ऐसे में जो गिग वर्कर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो कि जिनको करना ही करना है, बाहर जाना ही जाना है,
उनके लिए किस तरह के गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से जारी होनी चाहिए और कम्युनिटी लेवल पे भी किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से खुद को बचाव कर सकें? जी, तो जिनको रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि आपने बताया, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप अंदर रहिए। अगर बाहर निकलना ही है तो आप अपने साथ पानी रखिए, आप छाँव में रहिए। तो ऐसे आपको अपने आप को बचाने के लिए, हीट से बचाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वो कूलिंग के हो, पानी से हो या हवा से हो, आपको ये ख्याल में रखना पड़ेगा। और एक बात है कि बच्चे और बूढ़े, इनको ज़्यादा खतरा होता है हीट वेव या बहुत ज़्यादा तापमान से। जी। तो उनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड रहिए। आप अगर हो सके तो इंडोर रहिए, अंदर रहिए। तो जितना हो सकता है आप खुद को बचाव करें, आप इंडोर रहें, और अगर आप किसी कारणवश अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर आपको जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर वालिया, हम जानते हैं कि भारत में बीते कई वर्षों से, आप क्लाइमेट चेंज कह लें या फिर कोई और वजह से, लगातार इस तरह की जो हीट वेव्स है प्रोलॉन्ग्ड होता जा रहा है। जी। जो पहले होते थे कम ड्यूरेशन के, वो ज़्यादा हो रहे हैं। दिन के साथ साथ रात भी अब उसमें काफ़ी गर्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इसके पीछे मेन रीज़न क्या लगता है कि खासकर जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें क्या लगता है कि हीट वेव के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और जो टाइम है, ड्यूरेशन और इवन द स्प्रेड ऑफ हीट वेव काफ़ी बढ़ गया है अभी आने वाले पिछले सालों में, और जो बढ़ता ही जा रहा है। क्लाइमेट चेंज उसका क्लाइमेट चेंज एक महत्वपूर्ण कारण है उसका, हीट वेव का। लेकिन अगर उसके इम्पैक्ट की बात करें तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, जो बिल्डिंग्स हैं हमारा, वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्यूमुलेट हो गया। इसे एक्सपोजर बोलते हैं डिज़ास्टर की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक्सपोजर कंसंट्रेशन और ऑल्सो ह्यूमन एक्सपोजर कंसंट्रेशन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम देखेंगे गाँव के साथ साथ सिटीज़ में हीट वेव के इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहे हैं, लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, और इसी के एड्रेस करने के लिए एनडीएमए बहुत डिफरेंट प्रकार के कदम उठा रहा है। लेकिन डॉक्टर मुक्ता मैम, हमने ये भी देखा है कि विद इन सिटीज़ कुछ ऐसी जगह होती हैं जो हीट आइलैंड्स की तरह बिहेव करती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे होता है। एक तो ये, और दूसरा जैसा कि डॉक्टर वालिया ने कहा कि क्लाइमेट चेंज तो है लेकिन अर्बनाइजेशन भी एक उसको और भी इंटेंसिफाई करने का काम करता है। तो क्या जो अर्बन मैनेजमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों की बात करें या फिर बड़े महानगरों की, और हीट आइलैंड्स में जो लोग रहते हैं कैसे उनको फिर एड्रेस करेंगे आप लोग? अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो हमने एनडीएमए, सेप्ट यूनिवर्सिटी और यूनेप, इनके साथ मिलकर अभी हम एक प्रपोजल हमने मूव किया है, और उसमें हम अर्बन हीटलैंड को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उस बेस पे हम जो है लोगों को अपना जो भी आईईसी मटेरियल, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हम उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे। पर अगर आप बात करते हैं कि कई जगह बहुत ठंडी होती है और कई जगह पे अर्बन चीज़ें काफ़ी गर्म होती है, कई एरिया काफ़ी गर्म होता है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ जगह पे लोग लिटरेट है, उन्हें पता है कि अपने आसपास के एरिया को किस तरह से कूल रखना है। वो ट्रीज़ लगाते हैं, रूफ़ को वो ठंडा रखने का प्रयास करते हैं, रूफ़ में वो ग्रीनरीज मेंटेन करते हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे कि कहीं पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं छोटी छोटी, वो टेम्परेचर इमिट कर रही हैं, सिर्फ कंक्रीट है, कोई ग्रीनरी नहीं है, तो वो जो है वो हॉट अर्बन हीट आइलैंड बन जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को हमको जनरेट करना है कि किस तरह से आप टेम्परेचर को जनरेट करें। और रही बात अर्बन प्लानिंग की, तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि पहले की अगर आप बिल्डिंग देखो, जो कि हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है, वो गर्मी में आपको ठंड का एहसास देती है और ठंड में गर्मी का एहसास इको फ्रेंडली, देती आप कह है, इको सकते हैं। फ्रेंडली। तो वो थोड़ा सस्टेनेबल भी हो, इको फ्रेंडली भी हो। तो अर्बन प्लानर इस तरह से ट्रेंड और इस तरह से वो न्यू आने वाली बिल्डिंग्स को डिसाइड वो करे। और इसका मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा देना चाहूँगी, जो अभी हमारा भारत मंडपम बना है, तो उसमें पूरा ग्रीन रूफ बनाया गया है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है। तो उसको एक एग्जाम्पल हम लेकर और भी जगह पर उस तरह से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ अगर डॉक्टर मंडल,
वहाँ पे भी लोग, उनको तो रोजी रोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इंडिविजुअल स्तर पे वो कैसा अपना ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात आती है, अगर मैं किसानों की बात करूं, उनकी खेती की बात करूं, उनको जाना है, जो हमारा पैटर्न है फसल का पैटर्न, उस पर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हीट वेव का। आप इसे कैसे एड्रेस करेंगे? जी, तो हीट का स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट दोनों तरफ से। एक तो डायरेक्ट तापमान, आप ज़्यादा तापमान में बाहर जाओगे तो वो एक हीट इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि हीट स्ट्रोक होता है। दूसरी इफ़ेक्ट होता है ये जो आपने कहा खेती की तरफ से, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती की जो टाइमिंग है वो चेंज हो रहा है, पानी की किल्लत हो रही है। तो इसके वजह से जो खेती में इन्वॉल्व है उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है कि उनको ज़्यादातर टाइम बाहर ज़्यादा गर्मी में रहना पड़ रहा है। और ये दोनों मिला के जो इफ़ेक्ट है वो है हीट का इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ या स्वास्थ्य के ऊपर। डॉक्टर वालिया, एनडीएमए की तरफ से गाइडलाइंस भी हर साल जारी होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और जो आम इंसान है उनके लिए भी, कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा बढ़ के है कि एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किए गए हैं बीते वर्षों में, और अभी भी क्या लगता है क्या कुछ चैलेंजेस हैं एनडीएमए के सामने में भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने में भी, कि हम इस तरह के जो सीवियर हीट वेव्स हो रहे हैं उसको हम कैसे टैकल करें? देखिए, एनडीएमए ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं वो मतलब बड़े क्लियर तरीके से गाइड करती हैं स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, कि कैसे हीट वेव को डील करना है। और चैलेंजेस डेफिनेटली हैं वहाँ पर। हीट वेव मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम देखें तो बिहेवियर एस्पेक्ट है। अगर मैं इसको पूरा हीट वेव के गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांटते हैं, तो एक साइंस पार्ट है जिसमें आ गया क्लाइमेट चेंज, आ गया मौसम परिवर्तन, आ गया। दूसरा पार्ट मैनेजमेंट पार्ट है जिसमें हमारी गाइडलाइंस हो गई हैं या जो भी स्ट्रैटेजीज हैं। जो तीसरा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो बिहेवियर पार्ट है ना, क्योंकि दोनों पार्ट साइंस और मैनेजमेंट पार्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं, बट बिहेवियर में हम डिपेंडेंट हैं आम जनता के ऊपर। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उनका बिहेवियर चेंज कैसे करें कि वो इस चीज़ को सीरियसली ले। कई बारी जो लोग हैं वो बाय फोर्स हीट वेव से एक्सपोज होते हैं बिकॉज उनका रोजगार उससे है, लेकिन कई बारी इग्नोरेंस के कारण भी लोग हताहत होते हैं हीट वेव से। तो उस दिशा में भी एनडीएमए काफ़ी काम कर रहा है थ्रू आईसी मटेरियल एंड अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। बहुत ज़रूरी होते हैं कि हीट वेव का जो बिहेवियर पार्ट है उस पे थ्रू अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू हम लोग इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एनडीएमए की कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है, हम जानते हैं कि इस तरह की स्थितियां जब आती हैं तो सरकार की तरफ से ये एक कहा जाता है लोगों को कि आप अवेयर रहिए, खुद को जागरूक रखिए। जो सरकार जब समय समय पर गाइडलाइंस जारी करते हैं उसको आप फॉलो करें, क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री जब पहुंच जाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वैसे लोगों पे पड़ता है जो जिनकी मजबूरी है कि वो जाएंगे ही और खुले में काम करेंगे, धूप में काम करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उन तमाम प्रोटोकॉल्स को वो पालन करें ताकि उनकी जो अमूल्य जीवन है उनका जो है वो बचाया जा सके। हम इस विषय पर और भी बातचीत करेंगे हीट वेव को लेकर, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ओआरएस, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टाले। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है। भारत के शहरों और कस्बों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निर्माण करते हैं, बेचते हैं और सेवाएं देते हैं, अक्सर बिना किसी सुरक्षा के खुले में। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते हैं। दिन का काम सुबह जल्दी शुरू करें और दोपहर 12 से 4 बजे के बीच भारी श्रम से बचें। हर 30 मिनट में पानी पिएं, चाहे प्यास न भी लगी हो।
ठंडे गीले कपड़े को गर्दन और बाहों पर लगाएं ताकि शरीर ठंडा रहे। हल्के रंग के हवा पास करने वाले कपड़े पहनें और सिर को हमेशा ढक कर रखें। थकान या चक्कर आने को नजरअंदाज न करें। कैफीन युक्त पेय और शराब से बचें। छायादार या ठंडी जगहों पर नियमित रूप से विश्राम करें और अत्यधिक गर्मी के दिनों में अकेले काम न करें। हमेशा नजदीकी ठंडी जगह और हीट स्ट्रोक यूनिट वाले अस्पताल की जानकारी अपने पास जरूर रखें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है, इसे गर्मी के हवाले न करें। किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल करें। तैयारी ही सुरक्षा है। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना के आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हीट वेव को लेकर। हीट वेव क्या है, इससे कैसे आप बच सकते हैं, चुनौतियां क्या है सरकारों के सामने में, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने हमारे साथ लगातार तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर मंडल, जब आप धूप में जाएं, व्यक्तिगत तौर पे हम सभी, कोई भी, हम चाहे धूप में जा रहे हो या ना जा रहे हो, अगर हीट वेव की स्थिति है तो व्यक्तिगत स्तर पर हमें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो पानी, आप अपने साथ पानी रखिए और अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। अगर क्योंकि हीट का जो इफ़ेक्ट है हेल्थ के ऊपर, वो मेनली आता है डिहाइड्रेशन की वजह से। ओके। और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपका मल्टीपल ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारे ये प्रॉब्लमैटिक चुनौतियाँ हैं। और दूसरी बात है कि आप अपना सर या अपना बॉडी ढक के जाइए। आप छतरी रखिए, या फिर आप जब अगर हो सके तो एक शेड के नीचे खड़े होइए, ना कि धूप के नीचे। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड और पानी। तो आप इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप हीट वेव की जो कंडीशंस हैं उससे आप खुद को बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मुक्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगा, उसके बाद डॉक्टर अब मैं आपके पास आऊँगा। बड़े शहरों में, दिल्ली ऐसे शहरों में, महानगरों में जो पब्लिक कूलिंग सिस्टम है, उनकी भी ज़रूरत अब बढ़ती जा रही है, जो कि जिस तरह से हीट वेव बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस ईयर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है विद द सपोर्ट ऑफ NDMA एंड द 21 स्टेक नॉलेज पार्टनर्स। तो वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम बहुत बड़े स्केल पे इस पे काम कर रहे हैं। हमें 3000 दिल्ली सरकार की तरफ से 3000 वाटर कूलर हम लोग लगा रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में जगह जगह रहेंगे। हमने 2 जगह दिल्ली सेक्रेटरीट और ISBT में बहुत ही एडवांस लेवल का वाटर कूलर लगाया है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल ATM। 2 जगह पर ISBT में, क्योंकि वहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, और आनंद विहार, वहाँ पर यूनेप के साथ हम लोग कूलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। वहाँ पे लोग जाएंगे और वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में काफ़ी मात्रा में शेल्टर हाउसेस हैं, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे उसका एड्रेस, किसको कॉन्टैक्ट करना है, वो सारी डिटेल्स हैं वहाँ पे। और जो शेल्टर हाउसेस हैं वहाँ पर कूलर, कोल्ड वाटर, फैन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा हमने सारे स्कूल्स को ये भी बोला है कि आप एक किट जिसमें ORS और छाछ वगैरह हो, ये सारी चीज़ें वो अवेलेबल रहें। हॉस्पिटल्स को बोला है ट्रेन रहने के लिए। तो सारे जो हॉस्पिटल है मोस्टली उन लोगों ने 2-2 वार्ड उसके लिए अलग से एलोकेट कर दिए हैं कि भाई अगर कोई भी हीट वेव से अफेक्टेड पेशेंट आता है तो उसको हम क्विकली ट्रेन करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने बोला है तो उन्होंने छुट्टियां भी डिक्लेयर कर दी हैं 56 डेज़ की। तो इस तरह से काफ़ी सारे रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एड्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमने बहुत सारे स्लम्स को एजुकेट किया है। सीड जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो NDMA और DDMA के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और वो सारे RWS को ट्रेन कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यस। तो ग्राउंड लेवल से लेके अगर आप कहें तो ऊपर तक इस बार हमने NDMA के सहयोग से काफ़ी इसको इम्प्लीमेंट किया है। चलते चलते 2 सवाल। एक सवाल सिद्धार्थ मंडल आपसे कि जैसा कि मैम कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर भी, चूँकि बच्चे ही हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट, अगर वो चूँकि स्कूल खुले हैं तो उनको जाना पड़ेगा, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनको लेके किस तरह से वो खुद को बचाव कर सकते, सीनियर सिटीजन्स या फिर जो बीमार हैं और जो बच्चे हैं? देखिए, बच्चों का अगर बच्चा अंदर है, घर के अंदर है,
तो आप ये इंश्योर कीजिए कि घर के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, हवा थोड़ा चल रहा है। पूरा बंद घर ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि हर एक के पास एसी नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी घर होते हैं जिसमें वेंटिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आप ये सतर्क रहिए कि अगर बहुत छोटा बच्चा है, वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर बच्चा बाहर जाके खेल रहा है तो उसको कहिए कि बिल्कुल तेज़ धूप में ना जाए, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दे अपने खेलने का टाइम, थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर दे तो ये अच्छा एक हो सकता है। बड़ों के लिए सेम चीज़ है कि आप ज़्यादा तेज़ धूप हो तो उसमें आप ज़्यादा बाहर ना जाइए, जितना हो सके अंदर रहिए। और अगर आप अपना थोड़ा सा जो मॉनिटरिंग है, स्क्रीनिंग, अपना बीपी वगैरह, ये थोड़ा सा रेगुलर इंटरवल में चेक करवाइए, क्योंकि हर एक इंसान ये चेक नहीं कराता है। डॉक्टर मंडल, क्या ये बात सही है कि गर्मियों के मौसम में जब चरम स्थितियां होती हैं, 40 डिग्री के पार टेम्परेचर आ जाता है, तो स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है? जी, ये रिसर्च हुआ है और काफ़ी रिसर्च है। तो अगर ज़्यादा हीट होता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। और आप इसके साथ, अगर हमारे यहाँ पे जैसे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो दोनों का इफ़ेक्ट एक साथ मिलके और ज़्यादा हो जाता है। और एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट भी स्ट्रेस के ऊपर होता है, हीट का इफ़ेक्ट भी स्ट्रेस के ऊपर होता है। तो ये दोनों मिलके और भी ज़्यादा आपकी तरह ये खतरे का ये है। तो डॉक्टर, अब ना हम ये भी जानते हैं कि हीट एक्शन प्लान को लेकर इंडिया में कई वर्षों से काम कर रहा है। आप लोग तो स्टडी भी करते होंगे कि बाहर के देशों में किस तरह के मॉडल्स हैं इससे निपटने के लिए। अब तो देख रहे हैं कि बीते वर्षों में हमने देखा मैम, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, अनयूजुअल था वो सारी इवेंट्स। तो जो मॉडल अभी हम जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो क्या है, और किस तरह से और उसको इम्प्रूव इंडिया में करना चाह रहे हैं? इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली के साथ हमने अभी काम किया है, जो टेक्निकल सपोर्ट एनडीएमए ने दिया है, वो अपने आप में एक नया पहल है। बिकॉज इस जो हीटवेव प्लान दिल्ली का है, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें अलग से एक एक्शन टेम्पलेट ऐड किया गया है, जिसमें क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं सभी की, इंक्लूडिंग द नॉलेज पार्टनर्स। तो वो अपने आप में एक नई चीज़ है कि सबको पता है कि हमें क्या करना है, और टारगेटेड एक्शन प्लान पॉइंट्स हैं, रैदर देन कि एक प्लान है और मोटा सा प्लान है, वैसा नहीं है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होना है ग्राउंड लेवल पे, तो एक्शन पॉइंट्स उसके क्लियर कट दिए गए हैं। नंबर 2 जो अच्छी चीज़ उसमें है कि कम्युनिकेशन प्लान अलग से ऐड किया गया है। तो ये अपने आप में एक गुड प्रैक्टिस है, बिकॉज जनरली चाहे इंडिया हो या बाहर हो, एक जनरल हीट वेव एक्शन प्लान रहता है, बट जो एक्शन प्लान एंड कम्युनिकेशन प्लान, मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे अभी हीट वेव के बाद की, जब हम एनालिसिस करेंगे, पोस्ट हीट वेव एनालिसिस, तो उस टाइम इस चीज़ का हमें असर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरा आप दोनों से भी मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मैम आपसे, कि हम सिर्फ जब हीट वेव की बात करते हैं तो सिर्फ मैदानी इलाकों की बात करते हैं, पहाड़ों में भी अब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। शिमला की बात कर लीजिए, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इतना टेम्परेचर मैंने कभी आज तक देखा नहीं था अपने जीवन में। तो उनके लिए क्या कुछ अलग नॉर्म्स हो सकते हैं? मैदान के लोगों के लिए या दोनों के लिए सेम ही होंगे, या फिर दोनों के लिए अलग अलग होंगे टैकल करने के जो तरीके हैं? मोर और लेस जो है वो तो जो मेजर्स हैं वो सेम ही है, फ़र्क उसका अलग अलग हो रहा है। अगर मैं ये बात करती हूँ कि अगर वो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए ग्रीनरी बढ़ाए, तो आप पहाड़ों में भी जाइए, वहाँ पे पहाड़ जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहे हैं। तो अब वो उस चीज़ को कंट्रोल करें। पोल्यूशन की बात करिए, पोल्यूशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको वहाँ भी कंट्रोल करें, हम यहाँ भी उस चीज़ को कंट्रोल करें। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कूल रूफ पॉलिसी को वो अडॉप्ट कर लें, उससे भी उनमें दोनों, तो मुझे लगता है कि चीज़ें तो दोनों जगह सेम ही है। इतना है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40, लेकिन एक्शनेबल पॉइंट्स जो हैं दोनों जगह पे सेम है। सेम ही। एक आखिर में डॉक्टर वाले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें अगर थोड़े से मॉडिफाई किए जाएँ, साइंटिफिक तरीके से बनाए, इको फ्रेंडली अगर हम बनाएं, तो लगता है कि आने वाले वर्षों में हम हीट वेव से हम उसको कॉप अप कर पाएंगे अच्छे तरीके से? डेफिनेटली अभी इंडियन एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो बोलती हैं कि अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं
कि गर्मी के टाइम पे घरों को ठंडा रखा जा सकता है और सर्दियों में गर्म रखा जा सकता है। तो इस दिशा में बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और आई होप कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी इस चीज़ का होगा, जिससे जैसे पर्वतीय जो इलाके हैं ऊपर हाई एल्टीट्यूड एरियाज, तो वहाँ ठंड की प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के थ्रू उनको गर्म रखा जा सकता है और जो गर्म एरिया है वहाँ पे कम लागत लगा के घरों को ठंडा रखा जा सकता है, जिससे मास लेवल ऑफ पॉपुलेशन को एडवांटेज मिले इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप अगर खुद में बदलाव लाते हैं, सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे सामुदायिक स्तर पर अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो इस तरह की जो आपदा वाली स्थिति होती है, जब बहुत ज़्यादा एक हार्श कंडीशंस आपके सामने होते हैं, तो उससे आप खुद को बचा कर रख सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा कर रख सकते हैं। हीट वेव भी उन्हीं में से एक है कि आप इन तमाम चीज़ों को एनडीएमए की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन्वायरमेंटली उसको आप एडॉप्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप हीट वेव को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप हीट वेव से बचकर खुद को, अपने परिवार को, समाज को, देश को बचाकर रख सकते हैं। लबोलुबाब इस चर्चा का यही है। हमारे पास समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर वाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुक्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर मंडल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपदा का सामना के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।